प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं, उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। उसके बाद एक एक करके पूरी कहानी को समझेंगे। आज पहली खबर होगी, क्यों छिड़ा है महिला आरक्षण को लेकर सड़क पर संग्राम। दूसरी खबर, बीजेपी क्यों मांगे झारखंड में योगी मॉडल। तीसरी खबर है, कौन होगा जेडीयू के विधायक दल का नेता। और चौथी सबसे महत्वपूर्ण खबर होगी जो हम आपको पहुंचाएंगे, क्यों बार बार पिट रही है बिहार की पुलिस। चलिए शुरुआत करते हैं, महिला आरक्षण का दुश्मन कौन। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद देश के साथ साथ बिहार में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एनडीए के नेता इसके लिए कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी जैसी पार्टियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इसके खिलाफ पटना में प्रदर्शन किया गया है। सवाल है कि कौन है आरक्षण का दुश्मन। जिंदाबाद जिंदाबाद, याचना नहीं है वरन होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। आधी आबादी का अधिकार, सड़क पर संग्राम। अपना हक लेके रहेंगे, विपक्षों को मिटाते रहेंगे। अपना हक लेके रहेंगे, विपक्षों को मिटाते रहेंगे। विपक्ष ने रोका रास्ता, क्यों महिलाओं से धोखा। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक यानी कि महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा उबाल आ गया है। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुनहरा सपना महिलाओं के लिए देखा था 33% आरक्षण का, हमारे सपनों को कुचलने का काम विपक्ष ने किया। पटना के गांधी मैदान से करगिल चौक तक विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया गया। हजारों की संख्या में एनडीए के नेता और महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विपक्ष के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने आधी आबादी को सिर्फ एक नारा बना के रह दिया, उसको भारत की सच्चाई नहीं बनने दी। संसद में बिल गिरना बीजेपी के लिए सिर्फ हार नहीं बल्कि विपक्ष को एक्सपोज करने का एक मौका बन गया है। अब महिला आरक्षण को भी 40 साल से कांग्रेस ने लटकाया भटकाया और बिहार के आरजेडी के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल को फाड़ा था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे नारी शक्ति के साथ विश्वासघात करार दिया है। कांग्रेस पार्टी के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, राहुल गांधी चाहते हैं कि सिर्फ हमारी बहन प्रियंका गांधी देश में सांसद पहुंचने का काम करे। बीजेपी ने अब आक्रामक नैरेटिव का प्लान तैयार किया है। सोमवार को आक्रोश रैली के जरिए बीजेपी ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि हमने हक देना चाहा, विपक्ष ने छीन लिया। सवाल है कि महिला आरक्षण का दुश्मन कौन। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और शैलेंद्र कुमार के साथ तो महिला आरक्षण का दुश्मन कौन, चलिए खबर को अब विस्तार से समझते हैं कि महिला आरक्षण का दुश्मन आखिरकार कौन है। लेकिन सबसे पहले महिला आरक्षण बिल जब सदन के पटल पर रखा गया तो पक्ष में कितने और विरोध में कितने वोट पड़े। महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 298 वोट पड़े और विरोध में 230, जबकि बिल पास कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। लिहाजा 54 वोट से महिला आरक्षण बिल गिर गया। जब से महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा है तब से बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। 18 अप्रैल से देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके, समाजवादी पार्टी के खिलाफ एनडीए की महिला कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल रखा है। समझने वाली बात यह है कि बीजेपी क्या कहकर देश भर में महिला आरक्षण बिल का विरोध में वोट करने वाली पार्टियों का विरोध कर रही है। दरअसल बीजेपी विपक्षी पार्टियों को महिलाओं की दुश्मन बता रही है। इन विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस, आरजेडी, सपा, टीएमसी और डीएमके पार्टियां शामिल हैं। बीजेपी जिस जिस शहर में विपक्षी पार्टियों का विरोध कर रही है,
वहां विपक्ष को आधी आबादी का अधिकार छीनने का जिम्मेदार ठहरा रही है, यानी कि महिलाओं के अधिकार को छीनने का जिम्मेदार ठहरा रही है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस का इतिहास ही महिलाओं के खिलाफ रहा है। विपक्ष महिला आरक्षण बिल गिराकर उत्सव मना रहा था। विपक्ष को 2029 के चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यह बीजेपी कह रही है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण डेटा दिखाना चाहता हूं। डेटा लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या से जुड़ा है। साल 1971 में जनगणना हुई और उसी परिसीमन के आधार पर फिलहाल लोकसभा की 543 सीटें तय। तब से अब तक लोकसभा चुनाव में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या पर जरा गौर करिए। साल 1980 में महिला सांसद की संख्या 28 थी, जो कुल 543 सांसदों का 5.1% है। साल 1991 में हुए लोकसभा चुनावों में 36 महिला सांसद चुनी गई, जो कुल सांसदों का 7% है। साल 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में 48 महिला सांसद चुनी गई थी, जो कुल सांसदों की संख्या का 8% ही था। 2009 में 59 महिला सांसद चुनी गई, यानी कि सिर्फ 10.9%। और आखिरी लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 में 74 महिला सांसद चुनी गई, जो कुल सांसदों की संख्या का 13.6% रहा। यानी आखिरी 50-55 सालों में इस देश की संसद में 15% महिला सांसद भी चुनकर अब तक नहीं पहुंच पाई। सोचिएगा जरूर। अब आते हैं हाइपोथेटिक सवाल पर। अगर महिला आरक्षण बिल पास हो गया तो महिला लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कितनी हो जाती? अगर यह बिल पास हो गया होता तो 2029 में महिला सांसदों की संख्या 272 हो गई होती, जो कुल संख्या का 33% होती। अब आप खुद सोचिएगा कि कौन है महिला आरक्षण का दुश्मन। अगली खबर का रुख करेंगे। क्या रांची की सड़कों पर अब बेटियां सुरक्षित नहीं? यह सवाल पूछ रही है राजधानी की जनता। ध्वस्त होती कानून व्यवस्था और डेंटल छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी सड़क पर उतर गई है और सरकार से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल कर रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी रांची की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मुद्दा था बेटियों की सुरक्षा और चरमराती कानून व्यवस्था का। एक डेंटल छात्रा के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे झारखंड को झकझोर कर रख दिया है और इसी आक्रोश की आग एसएसपी दफ्तर तक पहुंची। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रांची एसएसपी कार्यालय को चारों तरफ से घेर लिया। बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश हुई। पुलिस के साथ तीखी झड़प और धक्का मुक्की भी हुई। जनता देख रही है, ये केवल राजनीति नहीं, ये सुरक्षा का सवाल है। सत्ताधारी दल इसे साजिश बता रहा है और विपक्ष इसे नाकामी। लेकिन सवाल उठता है कि जब राजधानी रांची के पॉश इलाकों में बेटियां सुरक्षित नहीं, तो क्या झारखंड में कानून का राज पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है? न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबर समझाते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर रांची में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें जो प्रदर्शन की आ रही हैं वो ये बता रही है कि बीजेपी आक्रामक है। मेरे पीछे तस्वीरें देख भी पा रहे होंगे। डेंटल छात्रा के साथ हुई दरिंदगी को लेकर यह प्रदर्शन चल रहा है। कुछ दिनों पहले रिम्स में डेंटल की छात्रा से गैंग रेप की घटना हुई थी। रिम्स में हुई थी और डेंटल की वो छात्रा थी जिसके साथ गैंग रेप की घटना हुई। बीजेपी का आरोप, पिछले 6 सालों में हत्या और बलात्कार के मामलों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी ने झारखंड की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। बीजेपी का आरोप है कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। बीजेपी ने झारखंड में योगी मॉडल की मांग की है। सवाल है कि बेटियां सुरक्षित आखिरकार क्यों नहीं है। पटना का रुख करेंगे। पटना में हुए जेडीयू विधायक दल की बैठक में नेताओं ने नीतीश कुमार को ही विधायक दल का नेता चुनने की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी नीतीश कुमार ही विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं को आश्वस्त किया है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। जबकि विपक्ष कुछ और ही कह रहा है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिएगा। 16 मार्च 2026 नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए।
10 अप्रैल 2026 नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। और 15 अप्रैल 2026 जब बिहार में नई सरकार का गठन हो गया। बीजेपी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री बने। अब सवाल यह है कि कौन होगा विधानसभा में जेडीयू विधायक दल का नेता। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में नेताओं ने नीतीश कुमार को ही विधायक दल का नेता चुनने की जिम्मेवारी सौंप दी, यानी नीतीश कुमार ही विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। तो यह हमारे लिए सुकून है कि मैं हूं ना, ये आज चरितार्थ हो गया। एक अणे मार्ग में हुई जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं को आश्वस्त किया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। यही नहीं, उन्होंने बैठक में जोर देकर कहा कि वे जल्द ही एक बार फिर पूरे बिहार का दौरा करेंगे। जदयू की बैठक में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो भरोसा दिया है कि वे बिहार का दौरा करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा जारी रखेंगे, लेकिन विपक्ष कुछ और ही कह रहा है। नीतीश कुमार जी, आप तो हर साल बिहार का दौरा करते रहे हैं, लेकिन बिहार के कार्यकर्ताओं से नहीं मिले हैं, बिहार के आम आवाम से नहीं मिले हैं। कांग्रेस आरजेडी के नेता नीतीश के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी को या तो दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा या फिर पटना से बाहर घुमाते रहा जाएगा। हालांकि बैठक में नीतीश कुमार के आश्वासन के बाद जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से सक्रिय हैं और पार्टी और भी मजबूत बनकर उभरेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए खबर को समझते हैं। विधानसभा में जेडीयू विधायक दल का नेता कौन होगा? दरअसल अब तक नीतीश कुमार विधानसभा में जेडीयू विधायक दल के नेता रहे। अब नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए हैं। ऐसे में विधानसभा में जेडीयू विधायक दल की कुर्सी फिलहाल खाली है। 20 अप्रैल को जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई। नीतीश कुमार को नेता चुनने के लिए अधिकृत किया गया, यानी कि जिम्मेदारी नीतीश कुमार को सौंपी गई है। अब नीतीश कुमार विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। सरकार में जेडीयू से दो उप मुख्यमंत्री हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी। अब नीतीश कुमार पर है कि वो किसे विधायक दल का नेता बनाते हैं। किसी एक उप मुख्यमंत्री को विधायक दल का नेता बना सकते हैं नीतीश कुमार, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब चलते हैं पड़ोसी देश यानी कि नेपाल। नेपाल में इसी बीच एक जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अब नीतीश कुमार पर है कि वो किसे नेता चुनते हैं। किसी एक को जो उप मुख्यमंत्री है उसको विधायक दल का नेता वो चुन सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद भी एक्टिव है और वो विपक्ष में राजनीति जो है वो विपक्ष ढूंढ रहा है। अब चलते हैं नेपाल में नई सरकार का गठन हो चुका है। सरकार के गठन के बाद भारत ने बॉर्डर सुरक्षा को लेकर थोड़ी सख्ती दिखाई है। खुद गृह मंत्री अमित शाह इसका जिम्मा संभाल रहे हैं। अगले महीने इस मामले पर एक बैठक दिल्ली में होने जा रही है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। भारत नेपाल की खुली सीमा घुसपैठियों और अवैध गतिविधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट नहीं रहेगी, यानी आसानी से कोई भी असंवैधानिक कार्य अब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने इस संवेदनशील सीमा को अभेद्य बनाने के लिए कमर कस ली है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं। इसी कड़ी में अगले महीने दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक यानी गृह मंत्रालय में एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होने जा रही है। सूत्रों की माने तो अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सुरक्षा का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार होगा जो आने वाले समय में सीमा प्रबंधन की सूरत बदल देगा। इस बैठक में बिहार से मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार शामिल होंगे। सरकार का ध्यान सिर्फ सख्ती पर ही नहीं बल्कि सीमा पर बसे गांवों के विकास पर भी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए इन इलाकों में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है।
ताकि स्थानीय लोग सुरक्षा में पहली पंक्ति के प्रहरी बन सके। इस बैठक से यह साफ है कि गृह मंत्रालय अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। न्यूज 18 के लिए इंडो नेपाल बॉर्डर से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए खबर समझते हैं। भारत नेपाल बॉर्डर को लेकर बैठक होगी। सुरक्षा को लेकर यह ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। बैठक में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या खास होगा, अवैध गतिविधियों पर लगाम, कट्टरपंथ पर नियंत्रण, बढ़ती घुसपैठ और थर्ड कंट्री इनपुट पर नजर रखी जाएगी। टेक्निकल सर्विलांस जैसे स्मार्ट फेसिंग और ड्रोन्स पर फोकस होगा। एसएसबी, पुलिस और एजेंसियों के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग होगी। नो मैन्स लैंड, अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाना होगा। सीमावर्ती जिलों के बैंकों और संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जाएगी। सुरक्षा पर मंथन क्यों जरूरी है, यह भी समझ लीजिए। भारत नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। बिहार और नेपाल के बीच 729 किलोमीटर लंबी सीमा है। भारत नेपाल की खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, यानी कि भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आना जाना होता रहता है। खुली सीमा की वजह से कई बार घुसपैठियों की खबरें आती रहती हैं, घुसपैठ करने की खबरें आती रहती हैं। खुली सीमा का फायदा माफिया और तस्कर उठाते हैं। जाली नोट और नशे के सामान की तस्करी होती है। अवैध गतिविधियों की पूरी तरह से रोकने के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं जमुई। जमुई में एक कुख्यात अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला कर दिया गया है। पत्थरों और लाठियों से किए गए इस कायराना हमले में 2 सब इंस्पेक्टर और 1 सिपाही बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बावजूद कुख्यात डेभू यादव समेत 5 अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया है। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिएगा। जमुई में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने वर्दी का इकबाल तक भुला दिया। अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अचानक कायरों की तरह हमला कर दिया गया। बता दें कि हत्या लूट के कुख्यात अपराधी ढेबू यादव को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर अचानक लाठी डंडों और पत्थरों के साथ जानलेवा हमला किया गया। 2 सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार और विक्रम कुमार, साथ ही सिपाही रणवीर कुमार घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई का देबू यादव एवं उसके द्वारा बुलाए गए अन्य साथियों के द्वारा विरोध किया गया और 2 पुलिस पदाधिकारी एवं 1 पुलिसकर्मी को जान मारने की नीयत से उनके वाइटल ऑर्गन्स पर लाठी डंडे और पत्थर से प्रहार करते हुए उन्हें बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया। क्या समाज के रक्षकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी अपनी है? क्या अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे पुलिस पर ही हमला बोल दें? क्या वर्दी और कानून का डर खत्म हो गया है? क्या अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं? लेकिन याद रहे, कानून के हाथ लंबे भी होते हैं और सख्त भी। कुख्यात अपराधी ढेबू यादव समेत 5 गुनहगार अब सलाखों के पीछे हैं। ये गिरफ्तारी उन जख्मों पर मरहम तो नहीं, पर इस बात का सबूत है कि गुनाह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसाफ की जीत तय है। इस मामले में टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी लोग गिरफ्तारी होने की संभावना है। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। चलिए फटाफट से खबर को समझते हैं। क्यों बार बार ये बिहार पुलिस है वो पिट रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि हाल के सालों में बिहार पुलिस पर हमले क्यों बढ़े हैं और कब कब बढ़े। खासकर 2021 से 26 के बीच में ये हमले कब कब हुए। एनसीआरबी और पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक औसतन प्रतिदिन 1 से 2 हमले दर्ज हो रहे हैं, यानी कि 1 से 2 पुलिसकर्मी डेली पिट जा रहे हैं। सिर्फ 1 साल यानी कि 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। 2014 में 151 दिन में 1297 बार हमले हुए, यानी कि रोज औसतन 8.5 हमले हो रहे हैं। 8.6 ये सटीक आंकड़ा है, औसतन आप मानकर चलिए 8.5 हमले। अब आता है कि क्यों बार बार पिट रही है बिहार पुलिस। पुलिस का इकबाल कमजोर होता जा रहा है क्या? अपराधियों पर पुलिस का डर नहीं रहा है क्या? भ्रष्टाचार एक बड़ी वजह है। पुलिस माफिया से सांठगांठ करती रहती है। माफिया के मन में पुलिस का डर खत्म होता जा रहा है। जब पुलिस छापा मारने जाती है तो हमला हो जाता है।